नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सीरीज आई मैटर्स डेली में। क्या आप जानते हैं कि काला मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा रीजन है। हमारे देश में ये करोड़ों लोगों को अफेक्ट करता है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ज्यादातर लोगों को तब तक पता नहीं चलता जब तक उनका विजन काफी हद तक खराब ना हो जाए। आज हम एक एक्सपर्ट से बात करेंगे ताकि समझ सकें कि अर्ली डिटेक्शन इतना ज़रूरी क्यों है और आप और आपके नज़दीकी कैसे सिंपल स्टेप्स लेकर अपनी आंखों की रोशनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और रोशनी डालते हैं इस साइलेंट थीफ और साइट पर। तो डॉक्टर साहब, रिसेंटली मैंने काफ़ी सुना है काला मोतियाबिंद के बारे में, जो चुपके से ब्लाइंडनेस का रीज़न बनता है। क्या आप हमको बता सकते हैं कि काला मोतियाबिंद एग्जैक्टली होता क्या है और कौन से रीजन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? नमस्कार हुमा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ग्लोकोमा को हम लोग आँखों की रोशनी का खामोश लुटेरा भी बोलते हैं। इस बीमारी में आँखों की रोशनी जो है धीरे-धीरे जाती रहती है और पेशेंट को पता भी नहीं रहता है। इस बीमारी की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें जो विज़न चला गया, वो रिकवर नहीं कर सकते हैं। इसमें इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व हो जाता है। इस बीमारी की होने की संभावना 40 इयर्स के बाद बढ़ जाती है। जिनके परिवार में ये बीमारी है, उनमें ये संभावना ज़्यादा हो जाती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियाँ हैं, उनमें भी इस बीमारी की संभावना ज़्यादा होती है। मायोपिया में संभावना बढ़ जाती है और जो स्टेरॉइडल आई ड्रॉप्स होते हैं, वो भी इस बीमारी की संभावना को बढ़ा देते हैं। तो 40 इयर्स के बाद सभी को आई स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए टू डायग्नोज़ ग्लोकोमा। तो अगर मुझे काला मोतियाबिंद हो जाता है तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं और क्या इमीडिएटली मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी? क्या ट्रीटमेंट काला मोतियाबिंद के टाइप और स्टेज पे डिपेंड करता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका अम्मा जी। इस सवाल के आंसर के लिए मैं आपको ग्लोकोमा के विषय में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। ग्लोकोमा 2 तरीके का होता है, ओपन एंगल ग्लोकोमा, क्लोज़्ड एंगल ग्लोकोमा। तो ग्लोकोमा किस स्टेज पे है और किस टाइप का ग्लोकोमा है, इस पे उसका इलाज निर्भर करता है। और बेसिकली ग्लोकोमा ड्रॉप से ही इसका इलाज संभव है और ज़्यादा जटिल होने पे हम लोग कुछ टैबलेट दे सकते हैं। और अगर ग्लोकोमा बहुत एडवांस स्टेज में है और हमें पेशेंट का विज़न बचाना है, तब हमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ड्रॉप्स द्वारा ही हम लोग ग्लोकोमा का इलाज कर सकते हैं। मैंने यहाँ तक सुना है कि कुछ सिंपल डेली साइंस होते हैं जैसे आई पेन या चश्मे का नंबर अचानक बढ़ जाना। ये काला मोतियाबिंद के अर्ली साइंस होते हैं। क्या आप इसके सिम्टम्स के बारे में हमें कुछ और बता सकते हैं? हाँ, माँ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ग्लोकोमा एक जटिल बीमारी है, तो इसके जो सिम्पटम्स होते हैं, जिसके लक्षण होते हैं, वो इस बीमारी के टाइप पे निर्भर करते हैं कि किस टाइप का ग्लोकोमा है। तो अगर ओपन एंगल ग्लोकोमा है, तो इसमें विज़न का लॉस धीरे-धीरे होता है और पेशेंट की नज़र धीरे-धीरे धुंधली होती चली जाती है। इसमें जनरली पेन नहीं होता है और जो क्लोज़ एंगल ग्लोकोमा होता है, वो एंगल क्लोज़र ग्लोकोमा होता है, उसमें पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और पेशेंट का विज़न सडनली भी लॉस हो सकता है, पेशेंट की आँख लाल हो सकती है और पेशेंट को ये अंधेरे में जाने पे ये लक्षण ज़्यादा पता चलते हैं और इस तरह से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा विज़न लॉस सडनली हो सकता है। एक और कंसर्न है कि अगर जैसे डायबिटीज हो किसी को या हाइपरटेंशन जैसी कोई कोमॉर्बिडिटीज हो, तो क्या ये काला मोतियाबिंद को और खराब कर सकता है? और ऐसे केसेस में हमें क्या-क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली ग्लोकोमा की जो डिज़ीज़ होती है, वो सिस्टमिक डिज़ीज़ जितनी भी होती हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब डिज़ीज़ से ये ग्लोकोमा की बीमारी बढ़ सकती है और जितनी भी डिज़ीज़ जो होती हैं, वो ऑप्टिक नर्व में ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब कर रही हैं, वो वहाँ पे ग्लोकोमा की समस्या बढ़ सकती है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर से चेकअप कराने जाएँ, तो उनको इन बीमारियों के बारे में ज़रूर बताएँ। इन बीमारियों के कारण ग्लोकोमा की जटिलता बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इन बीमारियों का जो प्रॉपर एक लाइफ़स्टाइल है, वो आपको चेंज करना है और इन बीमारियों को प्रॉपर वे में कंट्रोल करके रखना है। और फाइनली, क्या आप काला मोतियाबिंद को लेके कुछ गलतफहमियों पे रोशनी डाल सकते हैं? हाँ जी हाँ, ग्लोकोमा से रिलेटेड सबसे बड़ा मिथ तो ये है
कि ग्लोकोमा का व्यक्ति सोचता है कि ग्लोकोमा अधिक उम्र की बीमारी है, जबकि ये धारणा बिल्कुल गलत है। ग्लोकोमा किसी भी एज पे हो सकता है। ग्लोकोमा छोटे बच्चों में भी पाया जाता है, जिसको हम लोग कंजेनिटल ग्लोकोमा बोलते हैं। और दूसरी बड़ी धारणा व्यक्ति को ये है कि मरीज़ सोचते हैं कि मुझे कोई लक्षण नहीं है, कोई सिम्पटम्स नहीं है, तो मुझे ग्लोकोमा नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ग्लोकोमा बिना किसी लक्षण के धीरे-धीरे आपकी नज़र को चुरा लेता है और अगर किसी व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं, कोई पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आपको ग्लोकोमा की बीमारी हो सकती है। और तीसरी बड़ी बात है कि व्यक्ति जब ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट एक बार लेते हैं, ड्रॉप्स वगैरह शुरू हो जाते हैं, डॉक्टर द्वारा उनको ये बता दिया जाता है कि आपको ग्लोकोमा की बीमारी है। उसके बाद वो कुछ समय बाद दवाइयों को बंद कर देते हैं। उनका सोचना होता है कि हमने ड्रॉप्स जो लिए हैं, उससे हमारी बीमारी कंट्रोल हो गई है, फिनिश हो गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग ग्लोकोमा की बीमारी को सिर्फ़ नियंत्रण कर सकते हैं। हम उसको प्रॉपरली जो डैमेज हो गया है, उनको रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाते रहें, डॉक्टर से चेकअप कराते रहें। ग्लोकोमा की बीमारी के नियंत्रण के लिए रेगुलर आई चेकअप बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन आपको काला मोतियाबिंद को थोड़े और अच्छे से समझने में हेल्प करेगी और ये भी बताएगी कि रेगुलर आई चेकअप्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखिए, अर्ली डिटेक्शन आपकी विजन और आपके लव्ड वंस की आईसाइट को प्रोटेक्ट करने में बहुत फर्क ला सकती है। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि हम काला मोतियाबिंद की अवेयरनेस को दूर तक पहुंचा सके। अगली बार तक अपनी आंखों का ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए।